अब हम द नोज़ के थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो द नोज़ में जो कोवेलियोव होता है वो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो सब उसकी सोशल रैंक पर ही आधारित होती है और उसी की वैल्यू होती है। तो जब उसकी जो नोज़ मिसिंग नहीं होती उस टाइम वो उसके पास एक तो नोज़ भी होती है और उसके पास फिज़िकल अपीयरेंस भी होती है, तो वो रैंक और अपनी फिज़िकल अपीयरेंस का अच्छे से उपयोग करता है। और जब उसकी नोज़ डिसअपीयर हो जाती है तो कोवेलियोव डिस्कवर करता है कि जो उसका सोशल स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीकली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि कितनी आसानी से वो नोज़ के जाते ही चला गया। एक इल्यूसिव थिंग है, इल्यूसिव थिंग यानी एक मायावी चीज़ है, यानी एक फिज़िकल डिफेक्ट कैसे उसको पूरी तरीके से चूर चूर कर सकता है। तो ये जो रशियन एम्परर पीटर द ग्रेट था, इसने टेबल ऑफ रैंक्स बताई थी जिसमें लोअर क्लास के लोगों को भी रैंक्स दी गई थी ताकि वो अमीर हो सके। कुछ ने तो इन रैंक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये जो रैंक्स थी ये फैब्रिकेटेड थी और कुछ भी बिल्कुल मतलब साफ नहीं था कि किस तरीके की रैंक जो है किस तरीके का ओहदा रखती है, कितनी पावरफुल है। सब कुछ घुला मिला सा था, एम्बिगुअस और ब्यूरोक्रेटिक था। ब्यूरोक्रेटिक ऐसे कि जैसे कोई क्राइम होता है तो हम सोचते हैं पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस हमारी प्रॉब्लम का निदान करेगी, लेकिन फिर हमको पता चलता है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है उसमें कितना, कि पुलिस के ऊपर उससे ऊपर जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनका दबाव बना हुआ है, उसके ऊपर मंत्री का दबाव बना हुआ है। तो किसके हाथ में कितनी पावर है ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम ही पॉइंटलेस परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब नोज़ चली जाती है, ये चीज़ ये सिंबलाइज़ करती है कि नोज़ का चला जाना एक डीपेस्ट फियर है, एक इनसिक्योरिटी है कोवेलियोव के लिए, जो कि उसकी नोज़ के जाने के साथ साथ उसकी जो डिग्निफाइड रैंक थी वो चली गई और सिर्फ ब्रेजन शैम रह गई, यानी बेशर्म दिखावा रह गया। तो ये जो हमारे पास द नोज़ नाम की जो स्टोरी है ये हमको ये बताती है, ये रशियन हिस्ट्री को सेटराइज करती है कि कैसे जो टेबल ऑफ रैंक थी उसका क्या इम्पैक्ट था रशियन सोसाइटी। तो ये जो टेबल्स थी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ये जो रैंक्स थी ये गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, टेबल ऑफ रैंक्स ये लोगों को दी गई थी। जो अरिस्टोक्रेट्स थे उनकी तो पावर मतलब फैमिली से ही वंशावली से चलती आ रही है। तो ये जो टेबल ऑफ ये जो नोज़ है ये भी सिंबलाइज करता है कि जो नोबिलिटी है और जो रॉयल्टी है वो भी एक इल्यूजन ही है, यानी आप में जो क्वालिटीज़ है वो तो कम देखी जा रही है, आपकी एबिलिटीज़ तो कम देखी जा रही है, लेकिन जो आपका स्टेटस है और जो आपका लो स्टेटस है और हाई स्टेटस है उस स्टेटस के भी हाफ पे ही जज किया जा रहा है। तो इसमें हमने देखा कि जो नोज़ थी वो कैसे जैसे ही उसने कोवेलियोव को छोड़ा वो कैसे ही एक जेंटलमैन बन गई कुछ घंटों में ही, जो कि दिखाता है कि ये जो रैंक का और जेंटलमैन का सिस्टम है किस तरीके से एक इल्यूजन। कोवेलियोव अपनी नोज़ को समझाता है कि तुम्हें मेरे फेस पे होना चाहिए, तुम जो कर रहे हो वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन नोज़ नहीं मानती क्योंकि वो सुपीरियर रैंक पे है। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक नोज़ तो सिर्फ एक नोज़ है, एक ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसको इतनी वैल्यू दी जा रही है। तो गूगल हमको ये बताना चाहते हैं कि जो सोशल स्टेटस है वो एक इल्यूजन है जो कि हमको बाहर से आउटवर्ड अपीयरेंसेस से मिलता है और हमारी बिहेवियरल प्रेजेंटेशन से मिलता है, और वो मॉक करते हैं कि जिनको भी ये स्टेटस मिल जाता है वो किस तरीके से फूल जाते हैं। इगोइस्टिक पर्सन जैसे कोवेलियोव है, इसको रैंक मिली हुई है, ये फिजिकल अपीयरेंस भी इसका ठीक है, तो ये किस तरीके से ये जो दोनों चीज़ हैं इसकी लाइफ को दिशा निर्देशन करती हैं। तो जो हम जिस तरीके से दिखते हैं वो हमारा एक तरीके से सिंबल होता है हमारे स्टेटस का, ठीक है। वो हमारा अपीयरेंस हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्ट बना देता है, और जो हमारा स्टेटस होता है उसी पर टिका हुआ होता है कि हमारा स्टेटस क्या निर्धारित करता है, कि मतलब हमारा करियर कैसा होगा वो हमारा स्टेटस बताता है, हमारी लव लाइफ हमारा स्टेटस बनाता है, हमारी रेप्यूटेशन, अपॉर्चुनिटी, ये सब हमारा जो है स्टेटस बनाते हैं, स्टेटस सिम्बल्स होते हैं। तो जो कोवेलियोव होता है उसका जो हैंडसम फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसकी क्लीन और हाई क्वालिटी क्लोथिंग जो होती है, और उसका जो कॉन्फिडेंट ओरा होता है वो सोशल स्टेटस को दिखाता है और उसको दिखाता है कि कैसे इन सब चीज़ों की वजह से उसको प्रिविलेज मिले हुए हैं सोसाइटी।
तो जब हम कोवेलियोव को देखते हैं वो कैसे वुमेन्स को चेज़ करता है, कोर्ट करता है और उसको उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं फेस करने पड़ते। वो उनसे कमिट करने के लिए भी मना कर देता है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ते क्योंकि उसका सोशल स्टेटस ही ऐसा है। कोवेलियोव को सोशल आउटिंग्स पसंद है और जो उसके बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं अमीर अमीर वो पसंद है, हाई स्टेटस वाले। फिर वो आगे सोचता है कि अगर वो प्रमोशन का इंतज़ार करता रहेगा और एक वेल्दी वाइफ का इंतज़ार करता रहेगा, मतलब सही सरकमस्टांसिस अपने आप आएंगे, राइट सरकमस्टांसिस समय अपने आप आएगा, तो ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। तो जो भी प्रिविलेज है वो उसकी रैंक से आ रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से आ रहे हैं, उसके कनेक्शन से आ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उसके पास कॉलेजिएट असेसर का स्टेटस है। और जब कोवेलियोव को उसकी नोज़ नहीं मिलती तो उसको एकदम लगता है कि वो पब्लिक में नहीं जा सकता, इस चीज़ का उसकी रेपुटेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उसको लगता है कि उसको अच्छे हाई रैंक फ्रेंड्स की कंपनी नहीं मिलेगी अगर उसके पास नोज़ नहीं होगी, ना ही उसको प्रमोशन मिलेगा टॉप टायर रैंक का अगर उसके पास नोज़ नहीं होगी। फिर उसको लगता है कि जो उसकी नोज़ मिसिंग है इसकी वजह से उसकी जॉब पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उसका चार्मिंग सोशलाइज है अपने पीयर्स के साथ उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार जो हमारी शारीरिक बनावट होती है, भले ही आमतौर पर हमारी बुद्धि, चरित्र और योग्यता या मानव के रूप में मूल्य पर प्रभाव नहीं डालती, लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर पड़ेगा कि दूसरे लोग हमारे मूल्य को कैसे समझते हैं, और इसलिए यह इस बात को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है कि समाज हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मेन इसमें सब्जेक्ट है, इसमें गोगोल सैटिराइज करते हैं नोज़ में जो रशियन टेबल ऑफ रैंक्स है, इसमें जो हायरार्की है सिविल और मिलिट्री पोजीशंस को लेकर, सिविल और मिलिट्री पोजीशन को लेकर उसको सैटिराइज कर। तो जो पीटर द ग्रेट था उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें योग्यता आधारित गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें जो लोग अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं, जिनके पास एरिस्टोक्रेसी नहीं है, वो भी वेल्दी बन सकेंगे और नोबिलिटी में आगे जा सकेंगे रैंक्स के द्वारा, अपने हार्डवर्क और टैलेंट के द्वारा। और इसके पीछे पीटर का ये भी आशा थी कि जब हम ऐसे लोगों को जो कि नॉन एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको पोजीशंस देंगे तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे क्राउन के प्रति। लेकिन जो ये रैंक दी गई थी, इनका काम था पेपर वर्क करना, पॉइंटलेस इंटरेक्शंस करना। तो लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि ये जो लोग जिनको रैंक दी गई है इनका दरअसल सिस्टम में काम क्या है, ये क्या भूमिका निभा रहे हैं। तो इस सिस्टम के द्वारा गोगोल को ऐसा फील हो रहा था कि ये सिस्टम ब्लोटेड है और सेंसलेस। और गोगोल के जो पर्सनल लेटर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि वो कितना डिप्रेस्ड और अनमूड फील कर रहा था एक ऐसे संसार में, यानी असहाय महसूस कर रहा था एक मीनिंगलेस संसार में, जहाँ पर प्रोफेशनल टास्क जो था वो एक सेमलेस सोशल क्लाइंबिंग बन गया था। यानी आपने लोगों को रैंक दे दी और उनको कोई मेन काम भी नहीं दिया, ना वो मिलिट्री जैसा लड़ाई का काम कर रहे, वो सिर्फ वे फालतू की बातें करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं और पेपर वर्क करते हैं। तो वो सिस्टम में कुछ ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को रैंक दोगे तो आपको उसे पैसा भी देना पड़ेगा, और अगर आपका कोई काम ही नहीं हो रहा तो फिर आपका पैसा भी ख़राब होगा। तो ये जो पीटर द ग्रेट ने सिस्टम बनाया था, इसको फिर जब ज़ार का सिस्टम आया तो उसके बाद ये कमज़ोर हो गया, और पीटर द ग्रेट का ये जो हायरार्की वाला सिस्टम था ये क्रम्बल हो गया और फिर से एरिस्टोक्रेसी आ गई। क्योंकि जो लोग थे जिन्होंने ये टाइटल्स लिए थे उन्होंने इसे अर्न नहीं करा था, उन्हें सिर्फ ये मिले थे जिससे उनके पास वेल्थ आ गई और स्टेटस आ गई। और इन्हीं रैंक के साथ उनको ये आज़ादी भी मिली कि वो अपने छोटों को, इन्फीरियर्स को डांट सकते हैं। और गोगोल के लिए ये जो सारी चीज़ें थी रिडिकुलस थी, एब्सर्ड थी, डिप्रेसिंग थी। और जो गोगोल थे उनको ये जो रैंकिंग सिस्टम था इसका लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये चीज़ तो उसे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही थी कि ये जिन लोगों को पोस्ट दी गई है उनमें एक तो मोरल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कम है। वो गोगोल इस चीज़ को लेके बौखलाया हुआ था कि जो पीपल हैं उनका बिहेवियर कैसे बदल जाता है रैंक्स के आने के बाद, सिर्फ इसलिए कि उनको कोई टाइटल दे दिया गया। इन रैंक्स की वजह से लोगों का जो बिहेवियर था, नेम था, वो चेंज हो गया था, और जिससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो जो द नोज़ कहानी है इसमें कपड़ों और बाहरी दिखावे के ज़रिए अक्सर क्लास और सामाजिक स्टेटस के बारे में बताया जाता है। मुख्य किरदार जो कोवेलियोव है एक साफ़ सुथरा अच्छे कपड़े पहनने वाला आदमी है जिसकी मूंछें बहुत सुंदर है। उसके बेदाग कपड़े और संवरी हुई दाढ़ी दिखाते हैं कि वह एक ऊंचे स्टेटस वाला और आर्थिक रूप से ठीक ठाक इंसान है।
दूसरी तरफ इवान याकोलेविच ने एक गंदा फ्रॉक कोट, न कि ड्रेस कोट, और फटी पुरानी पैंट पहनी हुई है और उसके कोट के बटन भी गायब हैं। उसकी दाढ़ी भी नहीं बनी हुई। उसकी चीज़ें उसके निचले स्टेटस की ओर इशारा करती है। और इवान एक नाई है, यानी मेहनतकश आदमी, जबकि कोवेल्योव एक ऊपरी क्लास का आदमी है। तो इस बात को और साफ करने के लिए कोवेल्योव अक्सर इवान के हाथों की बदबू का जिक्र करता है। इवान खुद नहीं समझ पाता कि उसके हाथों में ऐसी क्या चीज़ है जिससे कोवेल्योव को इतनी बदबू आती है, क्योंकि कोवेल्योव हर बार दाढ़ी बनाते समय इस बदबू का जिक्र करता है। यह रहस्यमयी बदबू यह एहसास कराती है कि उसकी ऊपरी और निचली क्लास के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे निचले क्लास के लोग न तो महसूस कर सकते हैं और न ही बदल सकते हैं। और इसके अलावा कोवेल्योव दूसरे लोगों की रैंक और दौलत को उनके कपड़ों से पहचानता है। वह चर्च में एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसने सफ़ेद ड्रेस और पीली टोपी पहनी हुई है। यह देखकर वह समझ जाता है कि वह इतनी अमीर है कि गैर व्यवहारिक और सुंदर कपड़े पहन सकती है। शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोवेल्योव यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी अपनी नाक ने सोने की कढ़ाई वाली वर्दी, पंखों वाली टोपी और तलवार पहन रखी है। इसका मतलब है कि उसकी नाक ने स्टेट काउंसलर का पद हासिल कर लिया है, जो कोवेल्योव के खुद के पद कॉलेजिएट असेसर से कई स्तर ऊपर है। कोवेल्योव लगातार लोगों के कपड़ों और दिखावे और इसलिए उनके जो कोवेल्योव है लगातार लोगों के कपड़ों और दिखावे और इसलिए उसके स्टेटस पर ध्यान देता है, क्योंकि दुनिया को देखने का उसका सबसे मुख्य तरीका यही है। द नोज़ कहानी की अजीबोगरीब सपने जैसी खासियतें अक्सर किरदारों और पाठकों दोनों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करती है। अजीब और अवास्तविक दुनिया। तो कोवेल्योव और बाकी लोग नाक के गायब होने पर हैरान हो जाते हैं, लेकिन उतने भी नहीं जिससे लगता है कि कहानी की घटनाएं एक बदली हुई, बेतुकी और फैंटास्टिकल यानी काल्पनिक दुनिया में हो रही है। अपनी नाक गायब पाने के बाद कोवेल्योव का पुलिस प्रमुख से संपर्क करने का शुरुआती रिएक्शन पूरी तरह से वास्तविक और अजीब लगता है। कोवेल्योव खुद कई बार सोचता है कि क्या वह सपना देख रहा है, लेकिन शायद बहुत आसानी से यह मान लेता है कि घटनाएं हकीकत में हो रही है। इसके अलावा कहानी में दूसरे किरदार गायब नाक को एक अफसोसजनक या यहाँ तक कि मजाकिया असामान्यता मानते हैं, ना कि प्रकृति का कोई अविश्वसनीय कारनामा। यह नाक के एक जीवित प्राणी बनने के साथ मिलकर पाठकों को कहानी के तर्क, समझदारी और उद्देश्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। सच और मनगढ़ंत का मेल। द नोज़ की दुनिया में कहानी की सच्चाई पर भी सवाल उठाया जाता है। जब नाक सेंट पीटर्सबर्ग में एक तरह की शहरी किंवदंती अर्बन लेजेंड बन जाती है। धोखेबाज लोग भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए पर्यटक जाल बिछाते हैं और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा साफ साफ बेतुकी कहानियों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, खासकर वैज्ञानिक जागरूकता के दौर में। ठीक उसी समय जब जनता कोवेल्योव की भागी हुई और जीवित नाक के बारे में इन संदिग्ध अफवाहों को फैलाती है, जो कहानी के कुछ किरदारों को भी दूर की कौड़ी लगती है। कहानी की घटनाएं कोवेल्योव, इवान और अखबार के क्लर्क के लिए अकाट्यानी इनकंट्रोवर्टिबल है, क्योंकि इन सभी ने गायब नाक के सबूत देखे हैं। क्या असली है और क्या मनगढ़ंत है, यह सब आपस में मिल जाता है, जिससे कहानी के अंदर और बाहर दोनों जगह के लोग भ्रमित और भ्रम में पड़ जाते हैं।